इतना इतना ये छूट जाता है ना, इसलिए एकदम छूट जाता है। चलो एक बार रिवीजन कर लो। कहाँ से? अम्ल से। अम्ल क्या है? वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। लिख देते हैं रिवीजन करते वक्त। जैसे सबसे पहला अम्ल, अम्ल उसके बाद अम्ल के बाद आपको पता होना चाहिए क्षारक, अक्षारक के बाद लवण। इन तीनों के डेफिनेशन पहले पता होना चाहिए। जो भी है यहीं से अगर हम चाहें तो क्षारक और क्षार में अंतर सब बतावल है। एक बार रिवीजन कर देते हैं। अम्ल क्या है? वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर स्वाद की बात करें तो वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है। क्षारक या क्षार की बात करें तो वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है। और लवण की बात करें तो वे सभी पदार्थ जो स्वाद में नमकीन होता है। यानी जो पदार्थ खट्टा होता है अम्ल, जो पदार्थ कड़वा होता है यानी स्वाद में कड़वा होता है वो क्षारक, और जो पदार्थ या जिस पदार्थ का स्वाद नमकीन होता है वो लवण। अब रहा बात कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, मतलब कह सकते हैं कि बेस है और ये वाला अल्कली है। तो ये जो क्षारक है न वो सूखा भी रह सकता है, सूखा भी हो सकता है और पानी में भी हो सकता है। क्षारक जो है वो सूखा भी हो सकता है और पानी में भी हो सकता है। ये जो क्षारक है वो सूखा भी हो सकता है पानी में भी, लेकिन क्षार तो हर हालत पे पानी में ही रहेगा। इतना हो गया। अब आर्हेनियस के हिसाब से अगर हम पूछे कि आर्हेनियस के हिसाब से अम्ल क्या है, तो आर्हेनियस के हिसाब से वे पदार्थ जिसे पानी में घोलने पर H+, पानी में घोलने पर H+ आयन, और जो पानी में घोलने पर OH- आयन देता है वो क्षारक या क्षार हो जाएगा। जो भी बोले ऐसे क्षार ही बोलते हैं। काहे? क्योंकि आप पानी में घोल रहे हैं तो क्षार ही बोलो, क्षारक भी कह सकते हैं। तो अम्ल और क्षारक हो गया, आर्हेनियस के हिसाब से हो गया। आगे फिर सूचक, इंडिकेटर्स क्या है? वे सभी पदार्थ या वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर, अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर, इंडिकेटर्स ही ना। अच्छा, अम्ल के प्रकार है, कोई बात नहीं, वो देख लेंगे। इंडिकेटर से बोल देते हैं। इंडिकेटर्स क्या है? वे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर, अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर उसके रंग में या उसके गंध में परिवर्तन आ जाता है। उसके रंग और उसके गंध में परिवर्तन आ जाता है, उसको सूचक कहते हैं। सूचक के अगर टाइप ऑफ देखेंगे तो दो तरह के सूचक था। एगो कलर इंडिकेटर और रंगीय सूचक, और एगो गंधीय सूचक, स्मेल इंडिकेटर्स। रंग सूचक और गंधीय सूचक। रंगीय सूचक क्या है? तो कह सकते हैं कि वैसा इंडिकेटर्स या वैसा सूचक। रंगीय सूचक क्या है? रंग, नाम से ही पता चल रहा है, रंग यानी वैसा सूचक जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है, उसे रंगीय सूचक कहते हैं। वैसे ही गंधीय सूचक क्या है? तो वैसा सूचक जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर उसके गंध में परिवर्तन आ जाता है, वो गंधीय सूचक हो गया। रंगीय सूचक में अगर उधर बात करें तो लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथेलीन। फेनोल्फथेलीन का कलर नहीं होता, रंगहीन होता है। फेनोल्फथेलीन रंगहीन होता है, लेकिन जैसे ही ई क्षार के संपर्क में आता है इसका रंग गुलाबी। फेनोल्फथेलीन अगर क्षार के संपर्क में आएगा, लिख नहीं रहे क्योंकि सब बता बोले। फेनोल्फथेलीन अगर क्षारक के संपर्क में आएगा तो गुलाबी, लेकिन वही फेनोल्फथेलीन अगर अम्ल के संपर्क में आएगा तो जस के तस मतलब रंग नहीं बदलेगा। फेनोल्फथेलीन किसके साथ रंग बदलेगा? तो क्षारक के साथ। फेनोल्फथेलीन क्षारक के साथ। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज क्षारक के साथ नहीं, दोनों के साथ, सिर्फ क्षारक नहीं कह सकते। मिथाइल ऑरेंज अपना कलर इसका ऑरेंज है, लेकिन जब अम्ल के साथ संपर्क करेगा तो लाल हो जाएगा, और क्षारक के साथ संपर्क करेगा तो अम्ल के साथ जो भी संपर्क करेगा मान के चलो लाल। उसी तरह से लिटमस पेपर दो गो है, एगो लाल और एगो लिख नहीं रहे क्योंकि सब स्पेशल पढ़ावल कोची बार पढ़ाते रहेंगे हम। लाल लिटमस पेपर, लाल को नीला करना है, लाल यानी कि रेड से ब्लू होना है। रेड से ब्लू कब होगा? ब्लू माने बी से बेस, यानी कि रेड लिटमस पेपर का यूज हम लोग करते हैं बेस चेक करने के लिए, बेस चेक करने के लिए। वैसे ही ब्लू लिटमस पेपर एसिड को चेक करने के, इतना हो गया। बाकी इधर आ जाते हैं स्मेल इंडिकेटर्स में। तो स्मेल इंडिकेटर्स जितना है ना
सब के सब नेचुरल है। और जितना स्मेल इंडिकेटर्स है, जितना भी गंधीय सूचक है, वो अम्ल के साथ नहीं दिखाएगा, बेस के साथ। जैसे ही वो क्षारक के साथ, मतलब बेस माने क्षारक के साथ संपर्क में आएगा तो उसका गंध खत्म हो जाएगा। उसके बाद है कि अम्ल या क्षारक कई तरह के, दो तरह के, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, एक ही बात है। वीक एसिड या वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि वैसे अम्ल या वैसे क्षारक जो पानी में पूरी तरह से घुलकर आयंस में टूट जाता है, पानी में घुलकर पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। उसी तरह से वीक एसिड या वीक बेस क्या होगा? तो वैसे अम्ल या वैसे क्षारक जो पानी में घुलकर पूरी तरह से आयंस में नहीं टूटते हैं, आंशिक रूप से आयन में टूटता है, उसे वीक एसिड या वीक बेस कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखना था, याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के एकाध एग्जाम्पल बता दो। सल्फ्यूरिक एसिड और HCl, बस एक दो काफ़ी है, ज़्यादा नहीं बोलना। वीक एसिड के एकाध एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बस काफ़ी है। सल्फ्यूरस एसिड काफ़ी, उससे ज़्यादा नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो वो स्पेशल वीडियो बतावल, उसमें जाकर देख लीजिएगा। यहीं तक नहीं था, आगे कुछ नहीं ना। आज लिखो आगे, आज इसके आगे हेडिंग डालेंगे कि अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखो, अम्ल रहे या क्षारक रहे, क्षारक के बारे में तो नहीं कह सकते एकदम डायरेक्ट, लेकिन अम्ल की अगर बात करें कि अम्ल है, अम्ल है और अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो एक चीज़ रट्टा मार लेना है, जो एग्ज़ाम में आता है 10th के एग्ज़ाम में, इसमें से कुछ नहीं खास पूछता, खाली पूछेगा कि अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और 10वां में कई बारी वाला पूछा है, कितना बार रिपीट हुआ है 10th के एग्ज़ाम में कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है जो भी हो, अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बाहर निकलेगा, तो H2 गैस। हाँ, H2 गैस। अम्ल यानी कि एसिड और धातु यानी कि मेटल। अभी ध्यान रहे कि आप कौन सा मेटल, किस मेटल की बात कर रहे हैं। तो मेटल में याद रखना है कि याद होगा तब ने, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका पकाता पीवी है, बस यहीं तक। और भी कुछ होता होगा लेकिन यहीं तक, इसके आगे नहीं जाना। इसके अगर आगे जाओगे ना तो क्यों हम आगे, वो सब के नहीं मतलब है। इन सबको बोलते हैं कि सब के सब लेस रिएक्टिव, ये सब के सब लेस रिएक्टिव के पीछे नहीं जाना। ऊपर वाला नहीं दिखाई देता होगा, दिख रहा है नहीं, वो दिख रहा है तो कोई बात नहीं। अरे बोल दिए हैं ना कि केदारनाथ का माली मतलब पोटेशियम है, सोडियम है, एजा पे लिथियम छूट गया है, लिथियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम होगा, जिंक होगा, आयरन होगा, ये सब जितना भी है ना
सब के सब हाई रिएक्टिव है, सब के सब कुछ इसको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देते हैं। केदार नाथ का ली आलू जरा फीका पकाता है, इस सब के सब हाई रिएक्टिव है, मतलब इस सब की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लिथियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया और लीड हो गया। वहाँ पे जैसे कह रहे हैं ना कि अम्ल की अभिक्रिया किससे करवा दो, धातु से, तो कौन से धातु लेना है? लेस रिएक्टिव नहीं लेना है, मोर रिएक्टिव या हाई रिएक्टिव जो भी बोलो, यानी जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे ना अम्ल के साथ, तो भले ही कौन से गैस निकलेगा, H2 गैस। और सिर्फ अम्ल के साथ ही नहीं, जब क्षार के साथ कराएंगे ना तब भी H2 गैस निकलता है। लेकिन क्षार में जरी कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन मतलब क्षार में रटे पड़ता है। क्षार सबके साथ नहीं होता, लेकिन मतलब सभी धातु के साथ नहीं वैसा देता है। लेकिन अम्ल इसमें से कोई भी धातु इस्तेमाल कर लो, कैसन को धातु इस्तेमाल कर लो, कोई भी धातु यूज कर लो, चाहे लीड, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, कोई भी धातु के इस्तेमाल कर लो। इसमें से किसी भी धातु का अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं अम्ल के साथ में, तो 100% है कि क्या निकलेगा, H2 गैस। लेकिन क्षारक में वो बात नहीं, क्षारक में कुछ गिनती चुनती में है, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, कुछ वैसा गिनती चुनती में है जिसके साथ आप देखो अम्ल हर एक धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। और अम्ल जो है इसमें से कोई भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा और कौन से गैस निकालेगा, क्षारक में आपको स्पेशली रट्टा मारना पड़ेगा कि किसके किसके साथ अभिक्रिया होता है, सबके साथ नहीं होता। तो फिलहाल तो अम्ल के साथ लिखो, बता दिए। लिखो धातु अम्ल मतलब अम्ल बोल रहे हैं, धातु मतलब याद रखना है कि कौन से धातु की बात कर रहे हैं, जो हाई रिएक्टिव है, जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जिसकी सक्रियता थोड़ा सा ज़्यादा है, जो अधिक अभिक्रियाशील है। जो भी बोलना चाहो तो लिखेंगे धातु अम्लों से, अम्ल से धातु, अम्ल से धातु, अम्ल से धातु, अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ये ध्यान रहे कि कौन से धातु की बात कर रहे हैं, जिसकी अभिक्रियाशीलता अधिक है, जिसका रिएक्टिविटी अधिक है, जो मोर रिएक्टिव है, जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि सोडियम, जैसे कैल्शियम, जैसे मैग्नीशियम, जैसे लिथियम, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड। यहाँ पे बार बार देख रहे हैं धातु है, धातु है, तो धातु मतलब इसी में से किसी का इस्तेमाल करना होगा। कोई भी धातु लेस रिएक्टिव नहीं, जैसे कि कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इधर नहीं जाना हमको, यहाँ इधर नहीं जाना, सब हाई रिएक्टिव का। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। देखें, धातु अम्ल के साथ या अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, और अम्ल के शेष अवशिष्टों से मिलकर, अम्ल के शेष अवशिष्टों से मिलकर एक यौगिक बनाता है, एक यौगिक बनाता है या एक यौगिक बनाते हैं, एक यौगिक बनाता है। इस यौगिक को लवण कहते हैं, इस यौगिक को लवण कहते हैं, लवण कहते हैं। अब जो धातु चिपकेगा उसके हिसाब से बोलेंगे। जैसे सोडियम अगर चिपक गया तो बोलेंगे सोडियम सॉल्ट, मैग्नीशियम चिपकेगा तो मैग्नीशियम सॉल्ट, एल्यूमिनियम रहेगा तो एल्यूमिनियम सॉल्ट, जिंक रहेगा तो जिंक सॉल्ट, जो भी चिपकेगा। हो गया। अब यार रट्टा थोड़ा मारना है, सिंपल से याद रखना है। क्या क्या लिखे हैं? अच्छा, लास्ट लाइन क्या है कि इस यौगिक को लवण कहते हैं ना। अतः अम्ल धातु से अभिक्रिया करके, अतः अम्ल धातु से अभिक्रिया करके
अतः अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। अतः अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। अतः अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। अतः अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। तो इसमें से रटना कुछ नहीं, सिंपल से याद रखना है कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा अब मेरा 3-4 बार इसलिए बोल रहे थे कि फिक्स हो गया कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। और कौन से गैस बाहर निकलता है तो याद रखना है, हाइड्रोजन गैस। जब अम्ल यानी एसिड, अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन से गैस बाहर निकलता है, H2 गैस, और बनता कौन चीज़ है, लवण। कोई भी एसिड उठा लो, कैसनो भी एसिड उठा लीजिए और उस एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवा दो, धातु, वो भी धातु कैसे होना चाहिए, हाई रिएक्टिव, जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा उसके साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो लवण बनेगा, H2 गैस निकलेगा। ये जनरल रिएक्शन है, इसको लिख लीजिए। इसको ये 10th में कितना बार रिपीट हुआ है कि कौन सा गैस बाहर निकलता है, जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो H2 गैस बाहर निकलेगा। हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे जिंक प्लस H2SO4, और एसिड लेना है डाइल्यूट, मतलब पतला होना चाहिए, जिंक प्लस H2SO4। डाइल्यूट को हिंदी में तनु बोलते हैं, तनु H2SO4, डाइल्यूट यानी पतला। जिंक प्लस H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, और जिंक ही ले लेते हैं, जिंक से जिंक प्लस HCl, डाइल्यूट HCl। फिर जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड। फिर जिंक प्लस एसिटिक एसिड, बोलो क्या क्या लिखें, सब में जिंक के इस्तेमाल किया। आप जिंक के बजाय चाहते तो एल्यूमिनियम, आयरन, लिथियम, मैग्नीशियम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जिंक लिए हैं। जिंक का रिएक्शन किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, डाइल्यूट यहाँ लिखा है, मतलब पतला H2SO4, पानी होना चाहिए। जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें से हाइड्रोजन हट जाएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा समझना चाहता है कि कौन से रिएक्शन है, अभिक्रिया बताइए, तो हम पढ़ा दिए हैं कि ऐसन का रिएक्शन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन काहे बोल रहे हैं कि गौर से देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और वहाँ पे आके लगेगा कौन, जिंक। तो जैसे ही हाइड्रोजन हटा और लग गया कौन, ZnSO4, जिंक सल्फेट। ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, सल्फेट के वैलेंसी 2 सही है, जिंक के वैलेंसी 2, दोनों की वैलेंसी आपस में कट गया, तो फ्री कौन हो गया बेचारा, H2, और ऐसे एरो दिखा दो, मतलब गैस बन के उड़ गया। ठीक है, इसी तरह से जिंक ने आप कोई भी मेटल इस्तेमाल कर लो, इसमें से किसी भी धातु का आप उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली जिंक ही।
हम तो जिंक एगो लिए हैं कि चलो भाई किताब में जिंक रहता है ज़्यादा कर, इससे जिंक का इस्तेमाल आप कर लीजिए HCl, आगे डाइल्यूट लगा दीजिए, मतलब डाइल्यूट है, डाइल्यूट HCl। तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और आके लग जाएगा ZN। लेकिन ऐसा कन्फ्यूजन है, जिंक के वैलेंसी कितना 2, तो यहाँ 2 लिखे पड़ेगा, और क्लोरीन के वैलेंसी वो नहीं लिखेंगे। फ्री कौन हो गया हाइड्रोजन। बैलेंस करना वो कर लेंगे बैलेंस बाद में, फिलहाल क्या बना वो तो ध्यान दें। इसी तरह से जिंक का रिएक्शन किसके साथ में, एक और नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड में वैसे ही हाइड्रोजन हट जाएगा और आके लग जाएगा ZNO3। लेकिन एजा कन्फ्यूजन है, यहाँ तो ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। जिंक के वैलेंसी कितना, तो 2 यहाँ चिपकाना पड़ेगा। अब फ्री कौन हो गया H2 गैस। बैलेंस है या नहीं है वो सब बाद में देख लेंगे। फिर जिंक का है रिएक्शन किससे, एसिटिक एसिड, एसिटिक होता है CH3COOH। अब इसके पीछे मत भागना, ये कैसे एसिटिक एसिड लिखें, वो कार्बनिक यौगिक में पढ़ना आपको, वो एसिटिक एसिड है। यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, ई हटेगा और CH3, देखो हाइड्रोजन बाद में है, इन सब में हाइड्रोजन कहाँ है पहले, कहाँ है पहले, कहाँ है पहले, हाइड्रोजन पहले था, हाइड्रोजन पहले था, हाइड्रोजन पहले था, हाइड्रोजन नहीं पहले नहीं। तो जहाँ हाइड्रोजन पहले था, जिस जगह से हाइड्रोजन हटाए हैं, देखो पहले, अगर पहले हाइड्रोजन हटाए हैं तो पहले ही चिपकाए हैं किसको, जिंक को। पहले हाइड्रोजन हटाएं तो पहले ही चिपकाएं हैं जिंक को, पहले हाइड्रोजन हटाएं तो पहले ही चिपकाएं जिंक को। अब पहले काहे हटाएं, बाद ये काहे रहता है, वो सब का भी और जिक्र करेंगे 9th के क्लास में जब कंपाउंड बनावल सिखाएंगे। तो फिलहाल यहाँ देखना है कि हाइड्रोजन पीछे से हट रहा है, तो CH3COO और जिंक लगभग करेगा किधर पीछे, फिर गड़बड़ हो गया। अगर हाइड्रोजन हट रहा है, जैसे हाइड्रोजन और इसको बोलते हैं एसिटेट आयन, तो एसिटेट आयन के वैलेंसी ऐसे भी 1 होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिंक के वैलेंसी कितना होता है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए 2 होगा। नहीं समझ में आया। जहाँ हाइड्रोजन डबल लगल है, देखो जहाँ हाइड्रोजन डबल काम कर रहा है ना, वहाँ जिंक अकेले काम कर जाता है। जहाँ हाइड्रोजन एगो है ना, नहीं काम चलेगा। जहाँ हाइड्रोजन एगो है, क्लोरीन एगो है, तो काम चल जाता था। क्लोरीन को कैसन लगना पड़ेगा डबल, इसके साथ एगो का है, क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंसी भी कितना 1, क्लोरीन के वैलेंसी कितना, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे जैसे देखें हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, और इसको अगर देखें कि चलो भाई तो इसका भी वैलेंसी 1, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखें तो एसिटेट आयन है और हाइड्रोजन है, एसिटेट आयन के वैलेंसी 1, हाइड्रोजन के वैलेंसी 1, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर हाइड्रोजन हटेगा और वहाँ पे जिंक लगेगा तो परेशानी हो जाएगा, क्योंकि एसिटेट आयन के वैलेंसी 1 होता है, चलो भाई 1 रख दिए, लेकिन जिंक के वैलेंसी कितना होता है 2, तो यहाँ 2 चिपकाना पड़ेगा। अब फ्री कौन हो गया H2 गैस। अब क्या हुआ या नहीं हुआ बोलो, बैलेंस करे क्या करें, एजा हाइड्रोजन 2 गो सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन 2 गो, वहाँ क्लोरीन 1 गो, एक काम करो ना, यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ क्या गुना कर दो 2, हो जाएगा बैलेंस। यहाँ पे अगर देखिए NO3 डबल है, और यहाँ सिर्फ एक काम करो 2 से गुना कर दो। यहाँ पे एसिटिक एसिड डबल है, एसिटेट, यहाँ सिर्फ 2 से गुना कर दो तो हाइड्रोजन डबल हो गया। अरे वो तो ऑलरेडी यहाँ पे डबल है, इसको लिख लीजिए। एग्ज़ाम में अरे नहीं आता, एग्ज़ाम में सिर्फ ये आता है ना, सिर्फ ये पूछेगा 10th के एग्ज़ाम में कि अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बाहर निकलता है, बस इतने पूछवे करता है हाइड्रोजन गैस। और अगर लिखे ले गया 2 नंबर में तो डेफिनेशन लिख देना जो भी लिखना है, और एक आपको एग्जाम्पल दिखा दीजिएगा। इसे आता नहीं, अभी 1-2 दिन में एग्ज़ाम होगा मैट्रिक वाला, उसमें देख लोगे। हो गया।
उतार लिए। अब इतना देर से बोल रहे हैं ना कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कौन करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कौन करता है, जो हाई रिएक्टिव है। जो अब कोई कहेगा हाँ मोर रिएक्टिव है, अब कोई कहेगा लेस रिएक्टिव रिएक्शन नहीं करता, करता है, रिएक्शन करता है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना, करता है। और इस तरह के आपको कंपाउंड नहीं मिलेगा। लेस रिएक्टिव वाला जो रिएक्शन करेगा ना वो कॉम्प्लेक्स जैसा कुछ बना लेता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो आपको नहीं पढ़ना, ये 12th वाले को पढ़ना। रिएक्शन करता तो इसमें शुरू में काहे बोले, अरे शुरू में इसलिए बोले जब आपको याद हो जाए। 10th के एग्जाम में यही एबे करता है, तो 10th के एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जब धातु या उल्टा बोलो कि अम्ल, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है, H2 गैस। यही आता है आपके एग्जाम में, लेकिन इसका ही नहीं मतलब है कि हमेशा हाई रिएक्टिव के साथ रिएक्शन करता है। हाई रिएक्टिव धातु के साथ अगर रिएक्शन करेगा, मतलब जिसकी अभिक्रियाशीलता अधिक है, अगर उसके साथ अम्ल अभिक्रिया करेगा तो ये याद रखना कि कौन सा गैस निकलता है। हम मान लेते हैं कि इसको हटा देते हैं, सपोज दैट कॉपर ले लेते हैं, मरकरी ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, Ag, सिल्वर ले लेते हैं या प्लेटिनम ले लेते हैं, और इन सब का अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते तो अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया होगा, लेकिन H2 गैस बाहर नहीं निकलेगा। H2 गैस बाहर काहे नहीं निकलेगा? अगर कोई पूछ दिया कि क्योंकि विस्थापित नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो ने H2SO4 में से हाइड्रोजन को हटा दिया, कौन? जिंक। HCl में से हाइड्रोजन को हटा दिया, कौन? जिंक। नाइट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन को हटा दिया, जिंक। काहे हटा रहा है जिंक हाइड्रोजन को? क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन से इसलिए हटा देता है। बाय द वे मान लेते हैं कि जिंक का इस्तेमाल नहीं करते, हम किसी लेस रिएक्टिव मेटल का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी अभिक्रियाशीलता अधिक है, तो हटाता नहीं, वो इसको हटा नहीं पाएगा। ये भले होगा कि अगर उसको भी रिएक्शन करना है तो आओ, तू भी आओ, इसी में रहो, हम भी हैं, तू भी रहो, अब पूरा कॉम्प्लेक्स जैसन बन जाएगा। और कॉम्प्लेक्स 10th में नहीं पढ़ना, 12th में पढ़ना है, तो अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा। तो जिसकी अभिक्रियाशीलता कम है वो रिएक्शन करेगा, लेकिन H2 गैस नहीं बनेगा, H2 गैस नहीं बनेगा। का ही बता रहे? अरे क्योंकि मान लो कॉपर ऊपर के बर्तन है, पीतल, तांबा, इन सब के बर्तन देखे होंगे, पीतल, तांबा, उसमें कहल जाता है खट्टा पदार्थ नहीं रखो, दही वही, नींबू उमू, अचार उचार काहे नहीं रखो, वो तो हाई रिएक्टिव ने, लेस रिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अरे रिएक्शन होता है, रिएक्शन होता है, अभिक्रिया, H2 गैस नहीं निकलेगा। H2 गैस निकलता है तो हमको कैसे पता चले? अरे यार, जब इन दोनों को मिला दोगे ना, जैसे मान लो कि जिंक के कोई बर्तन है, जिंक के कोई बर्तन है और उसमें डायरेक्ट आप H2SO4 मिला दीजिएगा, डायरेक्ट एकदम मिला दीजिएगा, तो हो सकता है कि ब्लास्ट कर जाएगा, हो सकता है डायरेक्ट ब्लास्ट कर जाएगा। मतलब डायरेक्ट उस सब सिस्टम के साथ होता है, इतना जल्दी नहीं मिला, डायरेक्ट इसके साथ मिला देंगे तो अगर नहीं हो ब्लास्ट करेगा, मान लो नहीं ब्लास्ट करेगा, लेकिन कुछ गैस निकलेगा, अजीब से गैस निकलेगा, और उसके सामने अगर कोई गलती से माचिस वाचिस जला दिया ना तो फटफटा जाएगा, मतलब आग नियन लग जाएगा। क्यों आग लगता है? क्योंकि जहाँ पे H2 गैस है, जहाँ पे H2 गैस है, जहाँ H2 गैस है, H2 गैस है, जहाँ भी H2 गैस है ना, वो आग को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ऑक्सीजन तो मदद करके करता है, लेकिन H2 गैस भी ये जो है ना, ये फटाफट फट जैसे कुछ ऐसा होगा। वो बीकर उकर अगर आप चेक कीजिएगा, जैसे मोमबत्ती को लेके जाइएगा ना, वो सब पूरा सिस्टम है, हम यहाँ दिखा नहीं सकते हैं, कभी होगा तो यूट्यूब पे घरे में प्रोजेक्टर से दिखा देंगे क्या है। लेकिन H2 गैस के पहचान कैसे होता होगा, तो एक आध दिन चलो करने, हम बीच में आ गए, इसको छोड़ देते हैं, कभी हम बता देंगे एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। जो फिलहाल कहाँ थे हम, भूल गए, कुछ ही बोल रहे थे, हम बोला था, हाँ हम ही कह रहे थे ना, लेस रिएक्टिव। अगर ये लेस रिएक्टिव मेटल है तो माइंड में फिक्स हो जाता है कि लेस रिएक्टिव मेटल तो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो दिन को बुतरून हो लगते रहता है। देख तो आप एग्जाम में आएगा तो ये बोलेगा कि लेस रिएक्टिव है,
नहीं बोलना, सिर्फ धातु, सिर्फ धातु। धातु मतलब वो अधिक अभिक्रियाशील। हम बता रहे हैं कि अगर अभिक्रियाशील कम है, अभिक्रियाशील कम है तो माइंड में सेट हो जाता है कि कम अभिक्रियाशील वाला जो धातु है अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता होगा। ऐसा लगता है कि लेस रिएक्टिव मेटल अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि कहीं तो किताब में लिख लेना है। और सही है, क्योंकि हाई रिएक्टिव जो है वो रिएक्शन भी करता है और H2 गैस निकलता है। ये रिएक्शन करता है लेकिन कंपाउंड कोई नॉर्मल नहीं रहता, वो कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड बना लेता है जिसमें कुछ भी बाहर निकले उकलेगा नहीं, ये सब एक साथ घुल मिल जाएगा, सब एक साथ रहेगा। जैसे एजा पे क्या है, जिंक हटा, जिंक हटा, जिंक हटा और वहाँ पे लग गया कौन, सॉरी जिंक बोल रहे हैं, हाइड्रोजन हटा और जिंक लग गया, हाइड्रोजन हट के जिंक लग गया। इसमें ये हटे उठेगा नहीं, सिंपल सब एक साथ जाके मिल जाएगा, पूरा मिल के कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और वो कॉम्प्लेक्स जब बनाता है वो बड़ी खतरनाक होता है, विषैला होता है। और जैसे ही विषैला होगा तो कहानी खत्म, मतलब तबीयत खराब हो जाएगा, मर जाएंगे अगर खाएंगे तो। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, लिखिए क्वेश्चन एगो बनेगा कि, क्वेश्चन बनेगा कि पीतल या तांबा, पीतल या तांबा, पीतल या तांबा, पीतल या तांबा, पीतल या तांबा आदि जैसे बर्तनों में, या पीतल या तांबा के बर्तनों में लिखो ना, पीतल या तांबा के बर्तनों में, पीतल या तांबा के बर्तनों में दही, दही या कोई खट्टे पदार्थ नहीं रखा जाता है, क्यों? पीतल या तांबा जैसे बर्तनों में, पीतल या तांबा के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखा जाता है, क्यों? कारण बताएं। पीतल या तांबा के बर्तनों में दही, पीतल या तांबा के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते हैं, कारण बताएं। तो कारण बता दीजिएगा। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, एक दो बार सुन के लिख लेना कि पीतल या तांबा के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते हैं, क्यों? कारण बताइए क्यों नहीं रखा जाता है। तो जवाब दीजिएगा, लिखोगे कि अम्ल, अम्ल सॉरी अम्ल बोल रहे हैं, अम्ल सॉरी गलती से निकल गया, दही लिखेंगे, दही, दही या खट्टे पदार्थ, दही या खट्टे पदार्थ, दही या खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं, दही या खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं, दही या खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं। दही या कोई भी खट्टा पदार्थ अम्ल होता है, दही या कोई भी खट्टा पदार्थ अम्ल होता है, दही या कोई भी खट्टा पदार्थ अम्ल होता है, दही या कोई भी खट्टा पदार्थ अम्ल होता है, दही या कोई भी खट्टा पदार्थ अम्ल होता है। जब हम इसे तांबा या पीतल के बर्तन में रखते हैं, जब हम इसे तांबा या पीतल के बर्तन में रखते हैं, दही या कोई भी खट्टा पदार्थ अम्ल होता है। जब हम इसे तांबा या पीतल के बर्तन में रखते हैं तो यह तांबा या पीतल के साथ अभिक्रिया करके, तो यह तांबा या पीतल के साथ अभिक्रिया करके, तो यह तांबा या पीतल के साथ अभिक्रिया करके, तब यह तांबा या पीतल के साथ अभिक्रिया करके, तब यह तांबा या पीतल के साथ अभिक्रिया करके विषैला हो जाता है। उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे, विषैला हो जाता है। तब यह तांबा और पीतल के साथ अभिक्रिया करके विषैला हो जाता है, विषैला हो जाता है, जो कि खाने योग्य नहीं रहता है, जो खाने योग्य नहीं रहता है। इसीलिए तांबा या पीतल के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ को नहीं रखा जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर दें, फिर से रिपीट कर देते हैं। दही या खट्टे पदार्थ जो कि अम्ल होते हैं, दही या खट्टा पदार्थ अम्ल होता है, दही या खट्टा पदार्थ अम्ल होता है। आगे फिर क्या लिखें, जब हम इसे तांबा या पीतल के बर्तन में रखते हैं तो यह तांबा या पीतल के बर्तनों के साथ अभिक्रिया करके विषैला हो जाता है, अर्थात कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, जो कि खाने योग्य नहीं रहता। इसीलिए हम तांबे या पीतल के बर्तनों में, तांबा या पीतल के बर्तनों में, तांबा या पीतल के बर्तनों में कोई खट्टा पदार्थ नहीं रखते हैं, या तांबा या पीतल के बर्तनों में कोई खट्टा पदार्थ नहीं रखा जाता, खट्टा पदार्थ नहीं रखा जाता है, कोई खट्टा पदार्थ नहीं रखा जाता या नहीं रखते हैं, कोई खट्टा पदार्थ नहीं रखा जाता या खट्टा पदार्थ नहीं रखते हैं। हो गया।
अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो रिएक्शन देखा है ना, ये हाई रिएक्टिव मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल है। किसके साथ रिएक्शन करवाएं? अम्ल के साथ करवाएं। किसके साथ है? अम्ल के साथ। अम्ल के बजाय अगर क्षारक भी होता ना, तब भी हमको कौन सा गैस मिलेगा? H2 गैस। उसके लिए स्पेशल कंडीशन है, नोट में लिख लो, लिख लीजिए कि अधिक अभिक्रियाशील, या सिर्फ धातु लिखो ना, धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करके भी H2 गैस ही बनाते हैं। धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करके भी H2 गैस बनाते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे हाई रिएक्टिव होगा, इसमें लेस रिएक्टिव नहीं होगा, इसमें लेस रिएक्टिव नहीं होगा। धातु यानी अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करके भी H2 गैस बनाते हैं। धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करके भी H2 गैस बनाते हैं। अब इसमें सभी धातु नहीं हैं, कुछ है स्पेशल है, याद रखना है। जैसे जिंक, उदाहरण के तौर पे जिंक, एल्यूमिनियम, और एसएन को आप लोग जानते हैं, एसएन को क्या कहा जाता है? टीन। एसएन यानी कि टीन। तो एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया और टीन हो गया। सभी धातु ऐसा नहीं करते हैं, तो नोट में इसको भी लिख लीजिएगा, NOT नोट बना के, कि सभी धातु नोट में लिख लोगे, सभी धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं बनाते हैं। सभी धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं बनाते हैं। सभी धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं बनाते हैं। सभी धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं बनाते। एक दो धातु है जो याद रखना है, जिंक है, एल्यूमिनियम है और टीन है। सभी धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं बनाते। जैसे कि सभी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जाएगा, जितना धातु बोले ना हाई रिएक्टिव, सब के सब अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जाएगा, लेकिन सभी के सभी धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस, यहाँ तक कि रिएक्शन भी नहीं करेगा। सभी धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं बनाते। कुछ है जो स्पेशल है, कौन कौन है? जिंक, एल्यूमिनियम और टीन है, बाकी सब नहीं है। उसके बाद है कि दही या खट्टे पदार्थ तांबा या पीतल के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? तो दही रहे या कोई भी खट्टा पदार्थ हो जो कि अम्ल होता है, जैसे ही हम उसको तांबा या पीतल के बर्तन में रखते हैं तो उसके साथ अभिक्रिया करके वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो कि विषैला होता है और खाने योग्य नहीं रहता। इसलिए हम कह सकते हैं कि दही या खट्टे पदार्थ को पीतल या तांबा के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। बाकी खत्म। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करता है? तो जवाब में लिख दीजिएगा कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, या बोलो कि अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और H2 गैस फ्री करता है। क्षारक के साथ भी सेम बात है, लेकिन सभी धातु नहीं करता, उसमें फिक्स है, एल्यूमिनियम, टीन और जिंक है। तो आज यहीं तक रह देते हैं, आगे फिर कल बताएंगे।